हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, अभी कल ही जो है आपके सामने बीएस एकेडमी ने जो आपका आईटीआई टीओ ओपा का जो एक नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर एक पेपर कटिंग आई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपका आवेदन पत्र की जो प्रारंभ तिथि है 17 जनवरी है। तो 17 से लेकर 31 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आज यानी 15 जनवरी को आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन है इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं और उन पोस्ट से रिलेटेड कितनी जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसको आज के वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में चेक करेंगे। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कंप्लीट इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल द्वारा जो है 15 जनवरी को प्रकाशित हुआ है, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके डिटेल में इसको एक बार देख सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ज़रूरत लेनी है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और आगे जो इसका सिलेबस है उसके बारे में मैं अगले बार आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और ये पेज जो करीबन ये जो नोटिफिकेशन है वो 87 पेज का है, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसको पूरा वीडियो बनाना डिटेल में पूरा हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमने इसको वीडियो के माध्यम से आपको जहाँ-जहाँ भी आपके लिए अति आवश्यक सूचना है, उसको प्रदान करने की अपनी तरफ से चेष्टा की है। तो आइए इस की तरफ हम लोग लेकर आपको चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो उसकी आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है, वो 17 जनवरी है और इसकी जो अंतिम तिथि है, वो 31 जनवरी है। इसके बाद इसके अंदर जो है आप फॉर्म को फिर भरने के बाद भी, इसके आवेदन को भरने के बाद भी इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन की जो तिथि है वो आपके लिए 5 फरवरी निर्धारित की गई है ना? अब इसमें उसका जो 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 आवेदन का जो भर्ती का जो इसका जो परीक्षा शुल्क है वो भी दिया गया है। 500 रुपये जो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 250 प्रति रुपये प्रश्न पत्र के अंदर दिया जाएगा। अब देखो इसके अंदर इसकी जो परीक्षा तिथि है वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपकी कि 27 फरवरी को है। ये 2 शिफ्ट में होगा, यानी 2 पाली में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो कि इसका जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का, जहाँ पे आप पेपर करेंगे 9:30 से लेकर 11:30 तक है। उसी तरीके से दोपहर की जो शिफ्ट है वो आपकी 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगी। ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना अ, पहचान पत्र लेके जाते तो हैं बट आधार कार्ड लेके नहीं जाते। देखो, पहचान पत्र हो या आधार कार्ड हो, दोनों को अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके आधार कार्ड के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है? अब जो आपके लिए तो ये परीक्षा पत्र में ज़रूर मतलब आप अपना आधार कार्ड को ज़रूर जो है अपने पास लेके जाइएगा। इसके अलावा एक और जो भी आपका पहचान पत्र है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो ड्राइविंग लाइसेंस या भी पासपोर्ट जो भी है, वो ज़रूर लेके ज़रूर जाइएगा, पर अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, है ना? और मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले भी अपने आपको एग्ज़ाम में मैं बहुत बार जाता हूँ पेपर में और बच्चों के पास पहचान पत्र होता है पर वो आधार कार्ड लेके नहीं आते, क्योंकि अब जो है ना आधार कार्ड के बिना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है फॉर्म के भरने के बाद भी, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप वही परीक्षार्थी है या नहीं है। ठीक है? अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि क्या आपको पहन के जाना है, क्या नहीं जाना। मोबाइल तो अलाउड होता ही नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सनग्लासेस, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से मत लेके जाइएगा, अन्यथा आपको ही वहाँ पर कष्ट होगा। तो इस तरह की कष्टदायी स्थिति में आप ना आएँ, इससे अच्छा ये है कि अपने साथ इस तरह की चीज़ों का लेके जाना बिल्कुल भी अपनी तरह से बिल्कुल भी मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल इस तरह की अति आवश्यक चीज़ों को लेके ना जाएँ। ठीक है? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है इसका पूरा का पूरा जो फॉर्म है, मैं पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है
उसकी जो विषय सूची है, जिसे अंग्रेजी में इंडेक्स कहते हैं, वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो मेरा मेन आज का जो वीडियो का मकसद है, वो ये बताना है कि जो रिक्त पदों की संख्या क्या है और इन रिक्त पदों के अंदर क्या इसकी एलिजिबिलिटी है या अर्हता है। ठीक है? ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर कुछ जो भाषा है वो लिखी हुई है, कुछ इसके चयन से संबंधित अति आवश्यक सूचना है, तो इसको ज़रूर थोड़ा देर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फॉर्म को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत अति आवश्यक सूचना दी गई हो। अब इसमें आरक्षण कैसे होगा यहाँ पे बताया गया है, परिभाषाएं दी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ पे किस तरह को माना गया है, ये सब बातें दी गई हैं। और जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो उनके लिए तो कोई, मतलब उनके लिए कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक कौन है, इस सारी जो डेफिनेशन है, सारी जो परिभाषाएं हैं, वो यहाँ दी गई हैं। किसको डिप्लोमा होल्डर माना जाएगा, कौन जो है अगर पहले से ही यहाँ पर पहले से कार्य करते हैं, तो किन किन कार्यकर्ता वालों को इसके अंदर आयु में छूट है। क्योंकि देखो पहले से जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और जो इसके अंदर जो और पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको जो है आयु में विशेषकर जो है कुछ छूट दी जाती है। तो उस छूट का आप ज़रूर जो है अपने लिए फ़ायदा लीजिएगा। और किस तरह के जो हमारे जो व्यक्ति, मतलब जो अभ्यर्थी हैं और भी जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, वो सारी जो है वो सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है? तो इसको ज़रा एक बार डिटेल में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ पाना जो है हमारे लिए पूर्ण रूप से यहाँ पे आवश्यक नहीं है, बट आप लोग जो है जरूर उसको ज़रूर देखिएगा। तो पहले एक दिन जो है ना, फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में ज़रूर देखिएगा। ठीक है? अब हम आगे आते हैं अपनी जो ख़ास तौर से जो आयु को लेकर है, जो बहुत तरह के सवाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दो तरह की इसमें छूट दी गई, दो तरह की मतलब इसमें बोला जाए कि आपकी बोला जाए एलिजिबिलिटी है। पहले तो देखो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है, अभी करंट में कितनी छूट है, और बाद में जो बैकलॉग है, तो बैकलॉग का अलग से यहाँ पे विवरण दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर जो न्यूनतम और अधिकतम आय है, तो न्यूनतम आय जो 21 साल है और अधिकतम आय 40 साल है। ठीक है? और जो अनुसूचित जाति जनजाति है, उनकी आयु 21 से 45 साल, तो यानी कुल मिलाकर उनको 5 साल का जो है कुछ जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अलग से 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे पहले से ही मेंशन है, तो इसको जरूर आप देखिएगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों, ठीक है, और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी के पदों के लिए, तो तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी के पदों के लिए जो आयु है वो 18 से 40 साल है, या फिर 18 से 45 साल है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर आते हैं, है ना। तो ये जो आप अब देखिएगा कि आप जो है किसके लिए एलिजिबल हैं, उनको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ पोस्टों के लिए। तो ये सारी बातें हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। और कौन से भूतपूर्व सैनिक जो है, ये सारी जो है इसके अंदर फिर से जो है काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ज़रूर इसको एक बार देखिएगा। ठीक है? वैसे इसके बारे में जो है काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही से आपको पता है। तो आपका जो फॉर्म है वो www.mponline.gov.in पे भरा जाएगा, तो इसके माध्यम से आपका फॉर्म भरा जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है MP ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, बट इस तरह के फॉर्म जो होते हैं आप घर बैठे भी भर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल MP ऑनलाइन ही होगा तो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के फॉर्म जो हैं हम लोगों ने अपने सेंटर से भरे हैं, बहुत बार भरे हैं। तो आप भी जाके जो है, बस आपके पास डेस्कटॉप, हाँ, मोबाइल से फॉर्म भरने की करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फॉर्म भरना बिल्कुल भी भरा जाता नहीं है। ठीक है? उसमें फ़ोटो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए आप अपने जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जो ई कॉपी है उसका हमेशा एक फोल्डर जो है अपने ईमेल पे रखा करिए। अदरवाइज यहाँ पे तो अब तो बहुत सारी जो हमारी क्या कहते हैं, आधार कार्ड में जो है काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सारी बातों को ज़रा ध्यान रखिएगा कि कहाँ से आपको ये पूरी जानकारी अपने लिए रखनी है। ठीक है? अब हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपके प्रश्नों की संख्या है, तो आपके हाँ, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा देखिएगा कि सभी पदों के लिए 75 प्रश्न पत्र जो हैं
वो आएंगे इस तरह से, जिसमें से 25% जो है आपके जो है मतलब 75 जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, और 25 सवाल जो हैं आपके, वो आपके विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और आपके बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके 100 सवाल आएंगे। अब 100 सवाल जो है वो हैं, तो बट 75 सवाल जो हैं आपके, जो भी आपका पाठ्यक्रम है जिसमें आप जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं, उससे 75 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेबस के अंदर जो आपका वो डिटेल में देखा जाएगा बाद में। तो ये इस तरीके से जो है सारी बातें हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ अपनी और इम्पोर्टेंट सवालों पर आते हैं कि आपका जो चयनकर्ता जो हाँ आपका जो चयन है वो इस तरह से किया जाएगा। अब इसमें ये पूरी बात ये आती है। अब जो हाँ जो ये है अध्याय 2 पर आते हैं, सीधी भर्ती और सीधी भर्ती बैकलॉग। तो 2 तरह की आपकी भर्ती आई हैं। मैं ब उच्चारण उसका सही से बोल नहीं पा रहा था। मेरे को लगा डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट एल जो आपकी मतलब एलिजिबल वो होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है। सीधी भर्ती और सीधी भर्ती बैकलॉग, ये 2 तरह के पद आपके हैं। अब देखो पद के क्रम भी दिए गए हैं, कोड भी दिए गए हैं पोस्ट के। तो 1 से लेकर 37 तक आगे भी है क्या? नहीं, 37 तक है। ये 37 तक जो है आपके कोड दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे एक बार चलेंगे फिर इसको। तो पहला जो है इस तरह से, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये बैकलॉग है। मतलब एक तो उसका डायरेक्ट सीधी भर्ती है, एक आपका बैकलॉग है। दूसरा, अब मैं केवल एक ही पद के बारे में पढ़ूंगा, उसके बैकलॉग के बारे में मेंशन नहीं करूंगा, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक। फिर है प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, फिर इलेक्ट्रीशियन। फिर इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसका हम लोग कोर्स भी रन कर रहे हैं अपने यहाँ पर बीएसए एकेडमी, और काफ़ी समय से हम लोग उसका कोर्स रन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुल इसमें जो भर्ती हैं आपकी 128 है, यानी 128 भर्ती की गई हैं। तो देखो सबके आगे अगर देखो मैकेनिक में 35 भर्ती है, जिसमें 3 बैकलॉग भी हैं। फिर आपका जो डीजल मैकेनिक, इसमें 52 और 6 हैं इस तरीके से। फिर 28 और 1 है। अगर आप देखें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के अंदर, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 21 और 4 हैं, और इलेक्ट्रीशियन में 222 है। बहुत अच्छी पोस्ट निकली है इस बार, 222 इसमें, आप इसको जरूर देखिएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर यानी जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें 128 और 4 हैं। फिर आपका फिटर में जो अगर देखा जाए 134 है, और 2 हैं आपकी बैकलॉग की। फिर गणित या ड्राइंग जो आपकी है वो इसमें 142 है और 5 हैं। फिर इसमें वेल्डर की है 82 और 36, बैकलॉग बहुत है हमारे इसमें इस बार वेल्डर में। अच्छा, बैकलॉग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप सीधी भर्ती की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप वेल्डर में 82 हैं। देन मोटर मैकेनिक के अंदर 36 हैं। 16 टेक्नीशियंस के अंदर 56 हैं। फिर टर्नर में 10 हैं। और आपकी जो स्विंग टेक्नोलॉजी है 25, इसमें मैं कुल जो सीधी भर्ती है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में 25 हैं। मशीनिस्ट कंपोजिट में 20 हैं। फिर आपके कारपेंटर में 15 हैं। इस तरीके से ट्रैक्टर मैकेनिक में 8, और आपकी जो फैशन टेक्नोलॉजी है उसमें 20 हैं। और फिर आपकी सर्वेयर में 8 जगह निकली है, प्लम्बर में 8 हैं। फिर आपके बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में 10 हैं, और आपकी लास्ट में जो हम आते हैं इसमें आखिरी में भी जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क की भी है, 8 जगह निकली हैं। फिर आपकी प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में भी 2 निकली हुई हैं। फिर फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन 2 हैं। इसके बाद फ्लोर कल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 2 हैं। आपकी प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर में 2 हैं। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो अंग्रेजी में निकली इस बार, पर इस बार हिंदी में नहीं निकली हैं स्टेनो की। तो थोड़ा सा अभी थोड़ा बच्चे चिंतित हो सकते हैं इस बारे में, बट क्या करें, ये भर्ती जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही आयोजित की जा रही है, तो इसमें भैया हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना निकली हों। सामाजिक अध्ययन के अंदर 2 हैं, और आखिरी में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में 5 हैं, और इसके बाद जो बैकलॉग है ड्राफ्ट्समैन में 1 है। तो कुल मिलाकर 1120 पद जो हैं वो मध्य प्रदेश ने निकाले हैं इस भर्ती के अंदर। अच्छी खासी पोस्ट हैं, साल में एक बार जरूर आती हैं। 2026 में ये आई गई हैं। हाँ, 2027 में भी जरूर आएंगी, पक्का आएंगी ऐसा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार जो ट्रेंड बना हुआ आ रहा है, उसी ट्रेंड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। क्योंकि पूरी भर्ती में कम से कम 1 साल लग जाता है, फिर उसके बाद और इसके
आगे भी जो उसके राउंड हैं वो किए जाएँगे, तो उनके भैया अच्छी खासी जो है तैयारी करनी पड़ती है बच्चों को। इसके बाद जो है हर एक कोर्ट का दिया गया। अब मैं उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी जो है कोशिश मैं करूँगा कि अधिकतर पद के लिए मैं आपको बता सकूँ। तो पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 35 पद आए हैं। अब यहाँ पे बैकलॉग जो है वो नीचे दे रखे हैं। अब देखो देखो इसमें शैक्षणिक योग्यता है, हाई स्कूल या फिर 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, फिर आपके पास ITI होनी चाहिए, या फिर हाई स्कूल एवं 11वीं परीक्षा के साथ-साथ, तो बिल्कुल मिलाकर देखो हर एक में अथवा ज़रूर दे रखा है। तो या आप ITI तो आपके पास होना चाहिए, अगर है आपके पास, अर्थात नहीं तो आप BSc भी जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है, अब देखो BSc देखो, तो या तो आपने ITI कर रखी है 10वीं के बाद या 11वीं के बाद ITI कर रखी है, या फिर आपने 12वीं के बाद जो है विश्वविद्यालय या फिर अपने CBSE या फिर MP बोर्ड से, अगर सॉरी आपने विश्वविद्यालय जो आपकी है वहां से आपने BSc कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, उसमें CBSE नहीं होता, BSc में, तो आप जो है इस तरह के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी जो है आपकी काम कर जाएगी, इसमें लिखा हुआ है, बट यहाँ पर कुल मिलाकर विश्वविद्यालय से आपके पास एक स्नातक की डिग्री होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, अब इसमें सीधी भर्ती के बारे में पूरा दिया गया है। और इसके बाद जो है ये जो है आपका किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। फिर इसमें जो क्या कहते हैं, वेतन वेतन का जो आयोग वो दे रखा है 32,800 से लेकर 1,30,03,600 तक दे रखा है वेतन का, ये जो आपका पूरा का पूरा स्केल दे रखा है ये। तो पूरी की पूरी बात इसमें है, पद कोड आपका है, तो इस तरीके से जो है सारी बातें यहाँ पर है। अब यहाँ पर दूसरा जो आपके पास आता है, इसी में एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा अलग-अलग दोनों में सब में दे रखा है। अब इसमें अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग को 14% के अनुसार 87% प्रतिशत पदों की मुख्य इस तरह से दे रखी है। तो इसमें भी फिर से, तो कुल मिलाकर जो सारे के सारे पद हैं वो इस तरह से कुछ डिवीजन उसके किए गए हैं कि 87% तो इस तरह से भरे जाएंगे, उसके बाद 13% तो इस तरह से भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर इनकी जो डिवीजन है उसमें भी वर्गीकरण किया गया है। तो उस वर्गीकरण को भाई एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा, इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पद के तरफ। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, दोनों में अंतर होता है। तो इसमें भी आपको जाहिर सी बात है ITI चाहिए होगा, और आपको या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपकी जो है BTech भी चल जाएगी, या बिल्कुल चल जाएगी जी, इंजीनियरिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल चलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपके पास होना चाहिए, जो आपका ECE होता है, ECE होता है, तो इसमें जो है आपका जो BTech का भी जो डिग्री है वो भी चलेगी, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं, देखो सबका वेतन आएगा लगभग लगभग इतना ही है, 32,800 ही है। अब हम लोग तीसरे पद पे आते हैं, डीजल मैकेनिक की। तो डीजल मैकेनिक में भी जो कुल पद है 52 पद हैं। अब इसमें जो चाहिए ITI चाहिए आपकी, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और यहाँ पर जो है या फिर आपके पास मैकेनिक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मैंने मतलब मैकेनिक भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, तो ये चलेगा। अब इसमें जो है फिर से वही तरह का डिवीजन दे रखा है कि 14% की आरक्षण के अनुसार 87% की जो तालिका है वो इस तरीके से दे रखी है, और बाकी की जो 13% की तालिका है वो इस तरीके से है। तो कुल मिलाकर आपस में डिवीजन कर रखा है, तो इस बार आप इसको देखिएगा। आगे फिर हमारे पास आते हैं डीजल मैकेनिक की, उसमें 6 पद हैं, तो उसमें फिर से ITI चाहिए आपको, और डीजल मैकेनिक का है आपका। तो डीजल मैकेनिक के अंदर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपकी चल जाएगी इसके अंदर। देन नेक्स्ट हम आते हैं पद को 5 में, जो कि रेफ्रिजरेशन है और एयर कंडीशन है। इसमें कुल 28 पद हैं। 28 पद के अंदर जो आपकी अहर्ता इस तरह से दे रखी है, और इसके अंदर ITI फिर से, और आपके पास या फिर AICT का BSc आपने कर रखा है मैकेनिकल, या फिर इंजीनियरिंग कर रखी है आपके पास, या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें है। आगे है हमारा पद कोड में 6, फिर से इसमें रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, इसमें एक ही पद है, तो सेम इसी तरह से डिग्री दे रखी है। तो कुल मिलाकर लगभग जो है सभी में जो है डिवीजन है वो इस तरह से दे रखा है। हर एक का पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें जो ये वाला पद है, पद कोड 8, जिसमें परीक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल दे रखा है। इसमें जो है आपकी 4 पद है, ठीक है। तो इसमें इस तरह ये बैकलॉग का है, तो ये दे रखा है। तो देखो पद कोड जो है उनको जरूर देखिएगा। इसमें 222 पद हैं, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है, और ये किस में है आपकी इलेक्ट्रीशियन के अंदर दे रखी है, जिसमें 222 पद हैं। और आपके पास आपके पास जो है ITI
सॉरी ITI होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है BSc की डिग्री होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, देन इसके बाद हम आते हैं अपने ये हमारी ये बैकलॉग की है। तो देखो बैकलॉग की भी सेम वही एलिजिबिलिटी है। फिर इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है पद कोड 11 और पद कोड 12। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई हम लोग जो बच्चों को तैयारी कराते हैं 128 पद है। अब इसमें जो है या आप तो आपके पास हाई स्कूल अथवा समतुल्य 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण कही होनी चाहिए आपके पास, ITI का आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर आपके पास जो BSc की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी जो डिग्रियां हैं वो आपकी इस तरीके से दे रखी हैं। इसको जरूर एक बार बेटा यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है भाई ये इतना इंपॉर्टेंट था तभी आप लोग तैयारी करने आए थे, अदरवाइज ये आपके पास नहीं होता तो कैसे कर पाते तैयारी, ये सभी को पता है हमें। तो ये जरूर देख लीजिएगा एक बार। अब इसके अंदर भी बैकलॉग दे रखी है। बैकलॉग जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बैकलॉग जो है 4 दे रखी हैं। इसके अंदर आपके पास एक अनुसूचित जाति की है, एक OBC की डिग्री है, OBC की है, और कुल मिलाकर 4 बैकलॉग दे रखी हैं। तो इसमें एक महिला की भी जो है पोस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देखिएगा। उसके बाद है आपकी फिटर की 134 पद है, तो उसमें भी आपकी इस तरह से पोस्ट होंगी। तो इसके इसी तरीके से सारी सारी जो है आपके पास पोस्ट हैं। तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। गणित के लिए, ड्राइंग के लिए इस तरह से 142 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से, अब देखो इसमें डेफिनेटली जो है वो आपकी जो ITI चलेगी, और आपका BSc या MSc जो आपके पास डिग्री है वो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आगे इतना नहीं पढ़ पाता क्योंकि बाकी जो है वो इसी तरह से पद आपके दे रखे हैं। वेल्डर की जगह हैं, तो कुल मिलाकर आपका इसी तरीके से ये फिल किए जाएंगे। तो आगे हम लोग जो है इसको नहीं देखते, काफ़ी इसके अंदर पोस्ट दे रखी हैं। अब इसके अलावा अब जो जगह हैं आपकी, आपको बताया कि अगर आप कैटेगरी ओपन कैटेगरी में किस तरीके से भर सकते हैं, अगर दूसरे राज्य के अगर कोई विद्यार्थी क्या भर सकते नहीं भर सकते, वैसे उसके ऊपर लिखा था केवल आपके पास इसमें फॉर्म फिल करने के लिए मध्य प्रदेश का जो यहाँ का जो नागरिक जो आपके पास जो है स्टेट का जो 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 इसके यहाँ का डोमिसाइल है वो जो है स्टूडेंट केवल भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ दे रखा है कि अगर भाई आपने किसी तरह की कैलकुलेटर या इस तरह से आपने यूज़ किया तो आपको 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 परीक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे रखी है। एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसका कैसे होगा, अगर बच्चों के अगर पेपर में गलत कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके विकल्प सभी को उसके नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह की सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। अगर कोई प्रश्न निरस्त किया जाता है तो किस तरीके से जो है आपके मतलब प्रश्नों को हटाया जाएगा। कुल मिलाकर सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, ये सारे उसके फॉर्मूले भी दे रखे हैं। तो बेटा इनको कुल मिलाकर इसमें वैसे आप समझने की कोशिश करोगे भी तो समझ नहीं पाओगे, तो इतना डिटेल में इसको समझने की कोशिश करना भी मत, मैं बताऊं आपको, क्योंकि बहुत सारी इसके खुद के जो देखो जब बेटा आपके जब मार्क्स आते हैं ना, उसकी मार्क्स की एक एक्सेल बनती है, मैं आपको बताऊं, और एक्सेल के हिसाब से सभी के बच्चों के जो नॉर्मलाइजेशन है उसका एक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वहां पे फुट कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से उसके जो न्यू मार्क्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सारा का सारा जो है इसी फॉर्मूले से चलता है। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से चलता है, आप इसमें कुछ कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें जो भी दे रखा है वो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, चलो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह से सारी बातें दे रखी हैं। अगर आप अनफेयर करते हुए पकड़े गए, मतलब अनफेयर मतलब कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए, इधर उधर ताकाचाकी करते हुए पकड़े गए, कुछ लूज पेपर आपके पास मिला, कोई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आपको मिली, तो आपके लिए बेटा बहुत ज़्यादा कष्टदेय होगी। आपको आगे के एग्जामों से आपको हटा भी दिया जाएगा और आपके पास जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह की स्थिति में आपको अपने आप को मत लेके आना। और ये आपकी जो वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर इसमें पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र परिणाम मिलेगा, और इसी वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन है भी।
ठीक है, तो सारी बातें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं, एक बार इनको देख लेना। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर है, और कोई भी अपनी आपको कैसे फोटो लेने हैं, कैसे हस्ताक्षर होने हैं, वैसे तो ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, तो कुल मिलाकर सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अंदर 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 मैं आपको डिटेल में लेके नहीं जाता, ये सारी बातें हमें पता है, और इसके अलावा हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये कितने मार्क्स होने चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति के, इसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से पूरी की पूरी बात की है। अब इसमें पेपर कब होगा आपका यहाँ पे दिया गया है, 27 फरवरी को पेपर है, याद रखिएगा 27 फरवरी को पेपर है। और जो प्रश्न पत्र हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे आपको, कुल मिलाकर पूरी बात की जाएगी। कौन कौन से सेंटर हैं, जैसे सेंटर की बात करूं मैं, तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, अनूपपुर, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा। तो ये कुल मिलाकर ये जो है केवल यहीं पर जो है आपकी परीक्षा की जाएगी। बड़ी यहाँ पर अजीब बात है कि ग्वालियर का नाम नहीं है। अरे वाह, ग्वालियर का नाम नहीं है इसमें। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अब भाई हम लोग ग्वालियर में रहते हैं तो इसलिए हमें वहाँ का पता है, तो इसलिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है आपके यहीं केवल यहीं पर है। ठीक है, तो ग्वालियर का नाम मैं पहली बार, शायद हो सकता है पिछली बार भी ना हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो रैंडम परीक्षा केंद्र जो है बच्चों को मिलेंगे। चलो, अब इसमें आपके जो प्रश्न पत्र आएंगे, मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 75 नंबर आपके आपके सिलेबस से आएंगे, और 25 नंबर ये भी सिलेबस से ही आएंगे। बट ये थोड़ा जो है इसका आवंटन जो है वो इस तरह से किया जाएगा, विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, तो इस तरीके से आपके जो 25 नंबर है वो यहाँ से भरे जाएंगे। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब जो सिलेबस है, देखो सिलेबस जो है वो आपका इस तरीके से है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस दे रखा है, तो इसमें आप एक बार जो बच्चे हैं वो इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को खुद में जो मैं बताऊंगा अभी तो कुछ समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चे हैं, वो यहाँ पे सिलेबस देख लें, और उसमें लिखा है पोस्ट कोड 1 एंड 2। ठीक है, देन इसके बाद अगला सिलेबस जो आता है आपका मैकेनिकल डीजल का है, पेपर कोड 2 दे रखा है, पोस्ट कोड 3 एंड 4 दे रखा है। देन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का भी जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आपका अगला सिलेबस जो है आपका बहुत लंबा सिलेबस है यार, पोस्ट कोड 7 और 8 का ड्रॉट्समैन सिविल का है, ये भी देख लीजिएगा एक बार आप। हमारा जो सिलेबस है वो भी आएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस क्या है, पोस्ट कोड 9 एंड 10 के लिए, पेपर कोड 5 है इसका, और पेपर कोड 6 जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का। ठीक है, अब देखो ये मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं और शैलेंद्र सर आपको पता है, हम लोग दोनों जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो इसमें आपका लगभग लगभग वही सिलेबस है जो पहले था। तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, और इसके पार्ट्स को भी मैं आपको बताऊंगा पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। और फिटर का भी यहाँ पे दिया गया है एक कोड। फिर इसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, हाँ साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी यहाँ पर है, किस तरह से सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें भी है। देन उसके बाद वेल्डर का भी दे रखा है, फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी दे रखा है, उसके बाद सोलर टेक्नीशियन का भी दे रखा है। तो इस सारे के सारे जो सिलेबस हैं टर्नर का दे रखा है। तो कुल मिलाकर पूरे सिलेबस जो आपको बेटा यहाँ दे रखे हैं, मैं डिटेल में और इसमें जाना चाहता नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर सारा सिलेबस जो है बेटा यहाँ पर आपको दे रखा है, एक बार आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आपका कुछ प्रारूप दे रखा है किसी खाता खोलने का, तो ये कुछ जो है मेरे ख्याल से ये जो है कुछ, अगर आपके पास मेरे ख्याल से भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं बैंक के खाते का विवरण, अच्छा है ये कुछ पैसा अगर मिलता है आपको तो उसमें, तो इसके लिए तो वहाँ पे जो बच्चे पेपर देने आते हैं शायद उसके लिए दे रखा है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर हमने इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए हो सकती थी मैंने आपको बता दी है, और भी जितनी भी और भी जो खबरें हैं हमने आपको जो यहाँ पर बताई। तो कुल मिलाकर जो सारी बातें हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो पूरी बातें हमने बताने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है। बट अगर फिर भी कोई बातें अगर रह जाती हैं उसको हम लोग आगे के वीडियो में आपके लिए पूरा का पूरा लेकर आएंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग आधे घंटे का ये वीडियो मैंने बना दिया है, करीबन करीबन थोड़ा सा कम है उससे, बट इसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लेके आने की पूरी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है। अब इसके अलावा और भी कोई आपका सवाल अगर आता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दिया गया होगा, वहाँ पे आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। डेफिनेटली हम लोग आपको लिए जो आपके जो सवाल है उसके जवाब जो है हम लोग वहाँ पे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप आपसे अगली बार से आपके पास नए वीडियो के साथ, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग आप जो है आपके लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।